लड़कियों को, हमारे कास्ट में तो लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब लेना मतलब बहुत ईज़ी नहीं है। जब भी परेशान होती थी तब भगवद गीता ज़्यादा से ज़्यादा रीड करती थी मैं। फिज़िक्स वाला है इसमें जोलॉजिस्ट सर का जो इंश्योरेंस सब्जेक्ट था, उन्होंने इतने अच्छे से डिटेल से सब कुछ अच्छे से समझाया कि फिट हो गया दिमाग में। एक बार पढ़ा तो खत्म, इसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं था। नमस्ते स्टार्ट कर। सर। नमस्ते, कैसे हो? अच्छे हो सर, आप कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर। कौन से एरिया से भरा था आपने फॉर्म? सर मैंने बेंगलुरु डिवीजन से भरा था। ओके। और तो कैसा, मतलब अब कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके। तो कुछ अपने प्रिपरेशन का यादगार मोमेंट शेयर करना चाहोगे? प्रिपरेशन में ये बहुत मेमोरेबल चीज़ हुई थी। हाँ सर, डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब मैं आउटपुट हो गए तब घर वालों से फर्स्ट बात की, उनसे बोली कि मैं ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी करना चाहती हूँ। तो स्टार्टिंग उन्होंने तो सब अपोज किया को, लड़कियों को, हमारे कास्ट में तो लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब लेना मतलब बहुत इजी नहीं है। लड़कियां स्पेशली वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकती और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। फिर घर वालों से थोड़ा अपोज जाकर भी अकेली रहकर भी स्टडी प्रिपरेशन करना स्टार्ट की। कुछ 1 बरस फुल प्रिपरेशन किया। स्टार्टिंग तो बहुत फेल हुए, तो बहुत ज़्यादा फेल हुए, कुछ एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए। प्रीलिम्स होता था पर मेंस नहीं होता था, बहुत प्रॉब्लम भी फेस किया। बाद में पेरेंट्स को हर रोज़ कन्विंस करती थी। उसके बाद जब भी परेशान होती थी तब भगवद गीता ज़्यादा से ज़्यादा रीड करती थी मैं। और मेरे एक फ्रेंड है जो इस्कॉन बेंगलुरु से इस्कॉन टेम्पल से बिलॉन्ग करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक भगवतम कथा और भगवद गीता के बारे में सब कुछ कहा। उन्होंने मुझे चैंटिंग करना सिखाया कि प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आती है, बट उससे डील कैसे करना उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट किया। फेल्योर से डरो मत, तो सक्सेस के पीछे भागो भी मत, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब बहुत सपोर्ट किया। उससे मैंने डेली अपने रूटीन से शेड्यूल बनाना स्टार्ट किया और अपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया, शानदार, मतलब काफी एक्साइटिंग जर्नी रही है आपकी। हाँ। तो मैं थोड़ा सा ना, अभी आपने मतलब पूरा क्रक्स बता दिया है। मुझे एक चीज थोड़ी सी जाननी है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। और इसका सर मैंने बीएससी किया था। बीजापुर से, कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट बीजापुर से मैंने बीएससी किया था। वो कंप्लीट करने के बाद मेरे पेरेंट्स बेसिकली वो तो लेबर वर्कर्स थे, मतलब एक माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं, एक जगह पर दूसरी जगह पर जाकर वर्कर्स पे काम करते रहते हैं। मैंने बेसिकली डिग्री अप टू डिग्री मैंने मेरे दादी दादा उनके घर में रहकर पढ़ाई कंप्लीट की थी। मतलब फैमिली के साथ, मेरी फैमिली मम्मी पापा के साथ मैं ज़्यादा टाइम भी उनके साथ नहीं रहती थी। बचपन से मैं अपने दादी दादा के साथ रहती थी। उसके बाद डिग्री कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अभी आगे का नेक्स्ट क्या करेंगे। मैंने उन्हें बहुत फोर्स किया, मुझे पढ़ाई करना है। स्टार्टिंग तो बहुत कुछ, बहुत मतलब बहुत अपोज मिला मुझे। बहुत बहुत दिनों तक तो मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने भी मुझसे कॉल भी बातचीत नहीं करना, बंद करना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि लड़की को लोग उन्हें प्रेशर करने लगे कि हाँ तुम लड़की को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे चुके हो, लड़की को तो जो थोड़ा सा होल्ड में रखना चाहिए, उसे ऐसे रूट में जाना चाहिए, वो बहुत कहते थे। पर स्टार्टिंग 6 महीने बहुत प्रेशर सब कुछ हैंडल किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे प्रिपरेशन करना है, जॉब करना है। वो बात नहीं करते थे तो मैं भी नहीं करती थी। मैंने बाद में थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट किया। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, वो मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किए। उसकी वजह से मैं यहाँ तक आई सर। बढ़िया बढ़िया। तो मतलब जैसा कि आप बता रहे हो कि आपके घर से इसके लिए बहुत ज़्यादा अपोजिशन थी, तो मुझे एक बात बताइए, जब हमारे आसपास के सारे लोग हमारे अपोजिशन में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है। तो वो डिमोरलाइज वाली सिचुएशन से आप टैकल कैसे करते थे? आपकी एनर्जी का स्रोत क्या रहता है? अच्छा, पहले तो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता था, तकलीफ होती थी। बाद में मैं कुछ यूट्यूब पर किसी-किसी की लाइफ जर्नी जब सुनती थी, लाइक जोक टॉक्स के ऊपर मैं बहुत वीडियो देख चुकी थी। तो उनसे जब मैं जोक टॉक्स वीडियोस जब देखती थी, उनसे मैं बहुत इंस्पिरेशन ली। बाद में मम्मी-पापा को बिठाकर, बाद में मैंने सोचा कि विदाउट द पेरेंट्स सपोर्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाद में मम्मी-पापा को बिठाकर उन्हें हर एक एग्जाम सेंटर में जाकर उन्हें दिखाया कि ऐसे-ऐसे है, हम ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उन्हें नहीं पता, वो क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। सोशली वो उनके साथ जो बैकग्राउंड जो लोग रहते हैं, उनके माइंडसेट से उनका माइंडसेट वैसा होता है। बाद में मैंने समझा कि मम्मी-पापा की भी गलती नहीं है, उन्हें पता नहीं है बाहर की दुनिया। वो डरते हैं कि वो जो सोसाइटी में रहते हैं उसके जैसे वो चलना चाहते हैं। तो उन्हें मैं बाहर ले जाकर उन्हें
सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। बाद में यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लोगों की स्ट्रगल इन लाइफ की वीडियोस उन्हें बिठाकर दिखाई कि देखो मम्मा ऐसा-ऐसा है, मुझे सपोर्ट करो। बाद में उन्होंने स्टार्टिंग तो अपोज़ किया, बाद में वही मुझे सपोर्ट करने लगे। वो कहे कि चलो बेटा कुछ भी हो पढ़ाई ओके। करना स्टार्ट करो। ओके, तो फिर आपको आपकी जर्नी में ऐसा लगा कि जब तक आपके मम्मी-पापा आपके पक्ष में नहीं थे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तब तक आपकी यही जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी, ऐसा लगा क्या आपको? हाँ, बहुत स्टार्टिंग उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। बाद में उनके सपोर्ट मिलने के बाद वो एक हिम्मत आई, वो धैर्य आया कि हाँ, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद बहुत पॉजिटिव मोटिवेट होने लगे। ओके, तो अभी आपने एडीओ से पहले कितने एग्ज़ामिनेशंस दिए हैं? सर मैंने 2 टू 3 एग्ज़ाम दिया था। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क दिया था। आरआरबी पीओ का मैंने प्रीलिम्स से किया था, मेंस कुछ ही मार्क्स से वो रह चुका। और कुछ कर्नाटका बैंक का क्लियर हुआ था बट इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। इतने एग्ज़ाम दिए थे सर। ओके, तो फिर एक बात बताइए, आपके मम्मी-पापा ने आपको सपोर्ट करना चालू किया, फिर आपके ये एग्ज़ामिनेशंस फेल हुए, तो उसके बाद उनका रवैया क्या रहता था, स्टैंड क्या रहता था? हाँ, वो तो बाद में फिर से परेशान होने लगे कि हाँ, हम तो सपोर्ट करने लगे, फिर तुम्हारा परफॉर्मेंस तो ऐसा है, तुम पढ़ाई नहीं कर रही ना, तुम्हारा अच्छा है ये नहीं है, वो तो तुम थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए, तुम पढ़ाई करना चाहिए कहते थे वो। फिर ऐसे मैनेज करते थे सर सब कुछ। ओके। बहुत बढ़िया आशा जी। तो आपका रिज़ल्ट जिस मोमेंट आपके हाथ में आया, आपने सबसे पहले किसके साथ न्यूज़ शेयर करी? सबसे पहले मम्मी के साथ ही मैंने शेयर किया। सबसे पहले मम्मी को बोली, देख मम्मी हो गया, मेरा रिजल्ट क्लियर हुआ। कुछ अच्छा हुआ कहकर वो उन्हें बोली। बाद में जिनके साथ मैं अप टू डिग्री तक जिन्होंने मुझे पढ़ाई करवाई, मेरी दादी-दादा जिनका एफर्ट था उनका भी, तो उन्हें भी मैंने कॉल करके कहा कि हाँ, मेरा रिज़ल्ट हो चुका है कहकर। मेरे इस्कॉन के जो फ्रेंड्स थे उन्हें भी मैंने कहा कि आपके सपोर्ट के विदाउट आपके सपोर्ट गाइडेंस की वज़ह से मैं यहाँ तक नहीं आ सकती थी। कभी-कभी डिमोटिवेट होती थी तब मैं टेम्पल जाया करती थी इस्कॉन को। भगवत गीता ने तो बहुत मुझे चेंज किया था। यस। तो यस होता है, मतलब बहुत बार हम अपनी जर्नी में ऐसे पड़ा हुआ आता है कि जहाँ पे डिमोटिवेट हो जाता है, हाँ। बट वही है कि गिव अप नहीं करना। बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी मतलब एक मुझे थोड़ा सा रिएक्शन जानना है, जब आपने अपनी मम्मी को बताया कि हाँ सिलेक्शन हो गया, उनका रिएक्शन क्या? वो तो स्टार्टिंग बोले कि सच्ची में हो गया? अभी तो और कौन सा एग्ज़ाम नहीं है ना? उन्हें मैं बहुत पहले बार बोलती थी कि हाँ मम्मी अभी प्रीलिम्स हुआ है, अभी मेंस अभी इंटरव्यू है। मेरी मम्मी बोली कि अभी इसके बाद कौन सा एग्ज़ाम है क्या? देखो फर्स्ट वो भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तुझे। फिर मैं बोली नहीं, नहीं ये लास्ट है मम्मी, अभी ये ये हो फाइनल गया। है। ये फाइनल है, मेरिट लिस्ट में आ गया है, अभी हो गया। बेंगलुरु में जाएँगे, आप भी इधर-उधर कहाँ पे भी काम मत करो, आपको भी ले जाऊँगी, हम सब साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। कि कब बोले बहुत खुश हो गए, ठीक है कहकर बोले। तो रिजल्ट आने के बाद आप मम्मी पापा से मिले कि नहीं मिले, या आप अभी भी नानी के पास ही हो? नहीं, मैं नानी के पास नहीं हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मेरे मम्मी-पापा काम करते हैं, वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस के दूर पर मैं एक पीजी में रहती हूँ। सो अभी नहीं गई, कल जाने वाली हूँ, मॉर्निंग जाने वाली हूँ। तो अभी आपने कहा कि आप पीजी में रहते हो, और तो पीजी का खर्चा वर्चा सारा मम्मी पापा ही करते थे? हाँ, वो भी थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं और मैं भी कुछ पार्ट टाइम जॉब लाके थोड़ा ट्यूशन देना बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को वो करते थे, मैनेज करते थे। ओके, मतलब आपने काम करने के साथ साथ ये सारी अपनी पढ़ाई मैनेज करी है। हाँ, ऐसा। मैम, आप जो ट्यूशन लेते थे, दिन में कितना टाइम जाता था ट्यूशन लेने? सर मतलब 2 आवर्स इतना ही जाते थे, मतलब जितना 2-3,000 इतना ही मिलता था मंथली, बाकी का सब खर्चा तो मम्मी-पापा ही देते थे। नहीं, वो टाइम कहने कितना लगे आप इन्वेस्ट करते थे, दिन में कितने घंटा पढ़ाते थे? सर मैं मॉर्निंग 5 बजे उठते थे, शाम 10 बजे तक मैं सो जाते थे और शाम के 5 टू 6, 6 टू 7 2 आवर्स तो मैं ट्यूशन को जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाकी का पूरा टाइम कुछ वीडियोज़ देखना, स्टडी के वीडियोज़ देखना और प्रिपरेशन करना स्टार्ट की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी जर्नी वाक़ई में इंस्पायर करेगी बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अभी थोड़ा-सा प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं। आपने प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रखी? तो पहले आप प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे और फिर मेंस के बारे में। स्टार्टिंग तो सर प्रीलिम्स जब स्टार्ट किया तब प्रीलिम्स का कुछ सिलेबस इतना ही लगा कि प्रीलिम्स जस्ट अभी तो हमें तो सिर्फ प्रीलिम्स पास करना है, मेंस का बाद में देख लेंगे क्या करें, ये दिमाग में था। तो प्रीलिम्स का सिलेबस निकाले, सब टीचर्स के फाउंडेशन है, सब टीचर्स के वीडियोस देखना स्टार्ट किए, वो कैसे-कैसे बोलते थे वैसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए। उसके बाद जब प्रीलिम्स हुआ, जब मेंस नहीं हुआ तब लगा कि नहीं ये गलत पाथ पर चल रहे हो, मेंस का भी करना चाहिए। 1 ईयर के बाद पता चला
बाद में फिर से मेंस को स्टडी करना स्टार्ट की। बाद में लगा कि नहीं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ रहे तो ये एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं हम। तब से स्टार्ट की। ओके, बढ़िया। तो प्रीलिम्स का जो आपने सिलेबस पढ़ा, तो उसमें कोई चैलेंजेस आए क्या आपको कि कोई एक टॉपिक है, कोई एक सब्जेक्ट है, समझ में ही नहीं आ रहा है, या सब एकदम आसानी से समझ में आ जाता नहीं सर, मुझे तो स्टार्टिंग मेरा तो इंग्लिश बहुत वीक था मेरा, क्योंकि मैं मराठी मीडियम से बिलॉन्ग करती हूँ, नॉट कन्नड़ा, ना ही इंग्लिश। तो मराठी मीडियम से थी, तो मुझे बहुत ही परेशान होती थी। इंग्लिश मुझे कुछ भी नहीं आता था। बाद में धीरे-धीरे हर रोज़ एडिटोरियल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, जो टीचर्स क्या-क्या गाइडेंस बोलते थे, वो सब कुछ फ़ॉलो करना स्टार्ट किए। उसके बाद धीरे-धीरे उसमें कमांड आना स्टार्ट हुआ। है। बढ़िया। तो फिर आपने इंग्लिश में क्या स्ट्रैटेजी रखी थी? क्या-क्या चीज़ें आप फॉलो करते थे इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के सर डेली एडिटोरियल देखती थी। उसके बाद कुछ ग्रामर्स के लिए 1 आवर्स डेली 1 आवर ग्रामर के लिए रखती थी कि ग्रामर कैसे भी पढ़ना ही पढ़ना है डेली 1 आवर। उसके बाद एडिटोरियल और कुछ एक पीडीएफ मिलती थी, पीडीएफ से मैं स्टडी करना स्टार्ट की। बहुत बढ़िया। बस एक छोटी-सी चीज़, जीए के बारे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? ये क्योंकि क्वांट रीजनिंग तो सारे स्टूडेंट करते हैं, उसी के पीछे पड़े रहते हैं। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस आपने कैसे किया? सर बैंकिंग अवेयरनेस से इंश्योरेंस अवेयरनेस तो सबसे ज़्यादा सर ये जो फिज़िक्स वाला है, इसमें जो अभिजीत सर का जो इंश्योरेंस सब्जेक्ट था, उन्होंने इतने अच्छे से डिटेल से सब कुछ अच्छे से समझाया कि फिट हो गया दिमाग में। एक बार पढ़ा तो खत्म, इसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं था। ऊपर से मैं साइंस से बिलॉन्ग करती थी, मुझे कॉमर्स के जो वर्ड्स थे, टर्म्स थे, बहुत मुश्किल होते थे, तो उन सर से बहुत हेल्प हुई। डेली करंट अफेयर उनका ही देखती थी। तो फिज़िक्स वाला जो एक टीम थी, उनसे तो मुझे बहुत बहुत हेल्प मिली सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके सिलेक्शन का अगर मैं पूछूं कि एक्स फैक्टर क्या रहा, मतलब कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप क्या बताएंगे एक्स फैक्टर क्या है? सर आई थिंक मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा टेंस करती थी, टेंशन बहुत लेती थी, और उस दौरान मेरी पढ़ाई कभी-कभी रुक जाती थी, 1 डे 2 डेज़ में पढ़ाई नहीं करती थी। तो वो हो सकता है। बाद में ज़्यादा मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे? सो इस वजह से सर कहीं न कहीं लैग कर गई। ओके, बढ़िया, बढ़िया। अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस तरीके से करो, ये करो तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा? सर सबसे पहले मैं यही कहूँगी, कौन से भी फैकल्टी से वो जब पढ़ाई कर रहे हो, उनकी पूरी बात, एक-एक बात उनकी अच्छी तरह से दिमाग में फिट करके वो जैसे बोल रहे वैसे वो प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो बहुत ईज़िली क्रैक कर सकते हैं सर। नहीं तो वो हम सोचते हैं कि नहीं, प्रीलिम्स हम कर लेंगे, प्रीलिम्स की स्टडी करेंगे, मेंस रहने दो कहकर। बट वो जब हमें फैकल्टीज़, हमारे टीचर्स रहते हैं, आप जैसे टीचर्स हमें गाइड करते हैं, आप कहते हैं कि ये ऐसे करो, वैसे हम करना स्टार्ट किए तो हम बहुत ईज़िली हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं सर। तो अभी इसके बाद आपके कोई और एग्जामिनेशंस देने के प्लान है या फिर इसी में आगे करियर बनाना है? सर मुझे एसपीओ देने का मैं सोच रही हूँ, पर मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ अभी भी। ओके, मतलब अभी भी पढ़ाई जारी है। हाँ सर। ओके, बढ़िया, बढ़िया। तो आशा जी, आपकी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आपने टाइम निकाल कर अपना जो जर्नी है शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। यस, एंड आपकी एसबीआई की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि एसबीआई के लिए बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे। हाँ, हाँ, यस सर। ओके, तो हो गया आशा जी। ओके बहुत सर, बहुत थँक अच्छी यू सो जर्नी। मच सर. येस, येस. महाराष्ट्रातून म्हणजे एज्युकेशन महाराष्ट्रातून झालं का तुमचं? हां सर, मी 8वी पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये शिकले. नंतर माझे मम्मी-पप्पा इकडे आले, तर कर्नाटकमध्ये आले. त्याच्यानंतर मी इथं कर्नाटकमध्ये एक शाळा आहे, मराठी विद्यालय म्हणून 10वी पर्यंत आहे. तर मी तिथं 10वी पर्यंत कंप्लीट केली. त्याच्यानंतर मी 11वी 12वी इथंच सुरू केली नंतर. सो कन्नड मला स्टार्टिंग कन्नड काही पण येत नव्हते. इथं आल्यानंतर कन्नड 8वी पासून आ पासून शिकायला स्टार्ट केले. मग आता येते कन्नड? हां, कन्नड येतं सर आता. चलिए, करत राहो प्रिपरेशन. हां, थँक यू सर.